नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा पार्ट है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो हमारी पहली क्लास थी, उसमें हम लोगों ने बंगाल विभाजन से पहले तक की घटनाओं को पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आज की क्लास जो हमारी होने वाली है, जैसे उसमें हमने बताया था कि जो आपका हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें हम लोग 3 चरण पढ़ने वाले थे ना। तो पहला वाला जो हमारा चरण था वो था 1885 से 1905 तक का था, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, उदारवादी चरण था। क्यों कहा ये आपको पता है? क्योंकि उदारवादी गतिविधियां इसमें ज्यादा थी। उदारवादी नेता जो थे, कांग्रेस की अध्यक्षता जो थी वो उन्हीं के हाथ में थी, मतलब वही कंट्रोल करते थे इसको। और दूसरी चीज, हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो उदारवादी नेता थे वो भी चाहते थे कि सुधार हो, भारत की शासन व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन वो स्वराज भी चाहते थे। लेकिन कैसा स्वराज? अंग्रेजों के अधीन रहकर स्वराज चाहते थे, वो स्वतंत्र स्वराज नहीं चाहते थे। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1905 से लेकर जो 1919 का क्रम था, जो हमारा था उग्रवादी चरण था, उस पे हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और इससे पहले कुछ आप लोगों को प्रश्नों का अभ्यास कराना है, वो भी हम कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, कुछ 3-4 प्रश्न दिए गए हैं जो हो सकता है कि आपको न पता हो या फिर आप इसको जानते भी हो, है ना। तो आइए, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारा है कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा था। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है और क्लास में मैंने बताया था पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बीपीएससी के नाम से बनी है, आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा था? आपको पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और दोस्तों, किसने जो इसकी स्थापना की थी, तो आपको पता है कि किसने की थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख देना है। ठीक है, चलिए पूरा नाम लिखिएगा। आगे देखिए, अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। अब वहीं पर ये बात आ गई कि डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय। किसने कहा था दोस्तों? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की एक किताब भी है, उस किताब का नाम आपको बताना है। वो मैं क्लास में अभी आगे किताब का नाम आपको बताने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इंतजार करिए थोड़ा सा, अभी किताब का नाम भी पता चलेगा और इनके बारे में थोड़ी सी और चीजें इनके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न है कि भारत की आजादी से पूर्व कितनी महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कितनी महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रश्न आपके लिए बन रहे थे वो यहाँ पर रखे गए। ठीक है, चलिए, तो कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि मेहनत करने वालों को जो है कभी इंतजार इंतजार हो सकता है करना पड़ेगा, लेकिन असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत, केवल मेहनत ही मायने नहीं रखती है, आपकी मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, है ना? तो आप लोग सही दिशा में मेहनत करिए, क्योंकि अब केवल मेहनत से काम नहीं चलता, उसके साथ एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप अपना सिलेक्शन तय करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितनी महिलाओं ने, तो इसका आंसर है 3 महिलाओं ने। कितनी महिलाओं ने? 3 महिलाओं ने किया। कब कब किया था, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। ठीक है, 3 महिलाओं ने। आपको मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ाते समय बताया था कि जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कब बनी थी, तो आपको पता होना चाहिए 1917 में। कहाँ का अधिवेशन था? तो ये था कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन था। और कौन बनी थी पहली महिला अध्यक्ष? तो वो बनी थी एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट जो बनी थी, ये बनी थी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है,
अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका आया 1925, जिसमें दूसरी महिला अध्यक्ष बनी, और वो कहां पर, कानपुर में। ठीक है, कानपुर में बनी। अब यहां पर क्या था, कौन बनी थी, तो ये आपको पता है, श्रीमती सरोजनी नायडू जी बनी थी। कौन बनी थी, सरोजनी नायडू, ये ध्यान में रखेंगे, सरोजनी नायडू बनी थी। अब यहां पर और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो एनी बेसेंट जी थी, ये तो विदेशी महिला थी, तो ये पहली महिला भी थी और पहली विदेशी महिला भी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पर आपने देखा सरोजनी नायडू जी जो है, ये पहली भारतीय महिला और दूसरी महिला जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की। तो पहली भारतीय महिला थी और दूसरी महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की। अब जो अगला है वो है 1933। ठीक है, कितना है, 1933। अब देखिए इसमें ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका अधिवेशन कलकत्ता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और इसको किसने जो है, तो ये थी नलिनी सेन गुप्ता। कौन थी, नलिनी सेन गुप्ता। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। नलिनी सेन गुप्ता, तो ये 3 लोग थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की आजादी से पूर्व। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, इसको आपको याद कैसे करना है, ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आप कैसे याद करेंगे। देखिए 1917, ठीक है, 1917 में आपने कितना जोड़ा कि आपको 1925 मिल गया, तो आपने कहा कि 8 जोड़ दिया, और फिर 1925 में जब अब आपने 8 जोड़ दिया तो कितना मिल गया, 1933 मिल गया। तो आपको याद करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। और ये वाला कलकत्ता कानपुर कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता कानपुर कलकत्ता, तो ये आपको ध्यान में रहेगा, आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार, कितनी बार, 2 बार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे। 2 बार अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे। तो इसमें ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं कि दादा भाई नौरोजी को ऑप्शन में लगा देते हैं, लेकिन कौन थे, दादा भाई नौरोजी नहीं थे, बल्कि ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो स्थापना के समय अध्यक्ष थे, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। एक तो आपको पता है कि 1885 में बने, और दूसरा वाला है 1892 में इन्होंने अध्यक्षता की। और दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने तो किया था 1886 में इन्होंने किया, लेकिन जो दूसरा वाला था वो 1893 में इन्होंने किया था। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जिन्होंने लगातार नहीं, जिन्होंने 2 बार अध्यक्षता की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला कौन थी, देखिए ये स्नातक महिला थी और पहली महिला भी थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की को संबोधित किया, अध्यक्षता नहीं की, इन्होंने संबोधित किया था। और कौन थी दोस्तों, कादम्बिनी गांगुली। कौन थी, ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने कब किया था, इन्होंने किया था दोस्तों 1890 में। कब किया था, 1890 में किया था। और क्या नाम है इनका, कादम्बिनी गांगुली नाम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 मिनट। तो ये आपने देखा, अब ये इन्होंने किया था 1890 में। ये अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और इसके बारे में अगर हम लोग और चीजें देखें तो वहां पर अध्यक्षता किसने किया था, तो फिरोज शाह मेहता। किसने किया था, फिरोज शाह मेहता। और फिरोज शाह मेहता का एक पत्र था, उसका नाम क्या था, 1913 में इन्होंने जो है उसको संपादित किया था। नाम क्या था, बॉम्बे क्रॉनिकल नाम था, फिरोज शाह मेहता। याद रखेंगे, ये मैं बता चुका हूं। और कौन थी वो महिला, तो वो महिला थी कादम्बिनी गांगुली। कौन थी, कादम्बिनी गांगुली वो महिला थी। तो ये भी आपको क्या करना है, याद कर लेना। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपने यहाँ पर देख लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। एक मैराथन क्लास हम लोग लेंगे जिसमें उसका पूरा हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी मिले। चलिए
ओके है, अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के जो दूसरा चरण है उसके बारे में आज का हमारा सेशन होने वाला है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण, अब आपको पता है दूसरा चरण कौन सा है, कौन सा है, तो ये है उग्रवादी चरण, या इसे कहते हैं उग्र राष्ट्रवादी चरण। उग्र राष्ट्रवादी चरण, अब यहाँ पर ज्यादातर लोगों के मन में ये आ जाता है कि अब यहाँ पर क्या होगी, हिंसा होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हिंसा होनी शुरू नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पर क्या होगा, केवल अन्य विनय की नीति का पालन नहीं करना है, जैसा कि उदारवादी चरण में होता रहा था कि अन्य विनय केवल कर लेना है, उसी से अपना काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होना है। ठीक है, अब ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर हिंसा भी नहीं होनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य तो उदारवादियों का भी था कि उनको स्वराज मिले, लेकिन अंग्रेजों के अधीन रहकर स्वतंत्र स्वराज की मांग वो नहीं करते थे, स्वतंत्र स्वशासन की मांग नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वराज की मांग की, लेकिन वो भी कैसा, स्वतंत्र स्वराज, मतलब सत्ता हमारे हाथ में हो, इन्होंने उसके लिए बात की। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजी सरकार की नीतियों से देखिए नीतियों से असंतुष्ट थे, और कांग्रेस की उदारवादी नीति इनको समझ में नहीं आई, क्योंकि वो हमेशा असफल होती गई, इसीलिए एक नया गुट बना जो उदारवादियों की आलोचना करता था, जिसे कहा गया गरम दल। ठीक है, क्या कहा गया, गरम दल कहा गया। और जो गरम दल वाले नेता थे, इनकी भावना क्या थी, ये भी समझिए कि ये कहते थे कि स्वराज मांगने से नहीं मिलता है, बल्कि संघर्ष करने से मिलता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, अगर हम केवल मांगेंगे तो वो मांगने से नहीं मिलेगा। जबकि क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, उन्होंने इसको एक याचना संस्था बना दी थी, मतलब कि बेगिंग इंस्टीट्यूट बना दिया था, है ना। तो स्वराज कैसे मिलेगा, मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष करने से प्राप्त होगा। ये किसकी भावना थी, तो उग्रवाद की भावना थी। अब उग्रवादियों के प्रमुख नेता को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख नेताओं में है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कहां से आते हैं, मैंने बताया था कि नेताओं के नाम कुछ आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये पूछता है कि निम्न में से कौन किससे उग्रवादी है या कैसे नेता है। तो लाला लाजपत राय कहां से थे, पंजाब से थे। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि डफरिन के दिमाग की उपज है कांग्रेस। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये कहाँ के थे, तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, है ना, तिलक जी महाराष्ट्र से। और इनके बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, दो इनकी पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी हैं, तो मराठा और केसरी। ये नहीं पूछता है, बल्कि पूछता है कि लैंग्वेज इनकी कौन कौन सी है, ये पूछता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आगे भी बताऊंगा, और ऐसे बता देता हूँ कि जो आपकी मराठा है तो मराठा, लेकिन मराठी भाषा में नहीं है, इसमें इंग्लिश भाषा में है। और जो आपकी केसरी है वो मराठी भाषा में है ना, समझ जाइए। दो पत्रिकाएं, मराठी पत्रिका मराठी भाषा में नहीं है, अंग्रेजी में है, और जो दूसरी है वो मराठी भाषा में है, तो ये ध्यान रखना। बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये दोनों नेता जो थे, ये आपके बंगाल से संबंध रखते थे। अब यही आपको देखना है कि बंगाल उस समय राष्ट्रवादियों का गढ़ बन गया था। अभी आगे हम लोग घटना पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, क्योंकि वहीं से ढेर सारे नेता आ रहे थे जो सामाजिक सुधार, जैसे राजा राम मोहन राय थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, सामाजिक सुधार आंदोलनों से जुड़े थे। कुछ ऐसे थे जो किससे थे, उग्रवादी नेता थे जो उग्रवाद से जुड़े थे। इसीलिए बंगाल के विभाजन का एक कारण ये भी बनता है, ताकि इन जो आंदोलन उठ रहे हैं उसको भी समाप्त किया जाए। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं उसको। ठीक है, उद्देश्य मैंने इसका पहले ही बता दिया कि स्वराज की प्राप्ति इसका उद्देश्य है, स्वतंत्रता की प्राप्ति उद्देश्य है। और क्या था, विदेशी शासन का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग भी इसका उद्देश्य बना। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो जो स्वदेशी आंदोलन होगा वो उग्रवादी चाहते हैं कि बाहर भी फैले, है ना, ताकि स्वदेश को जो है थोड़ा सा बढ़ावा भी मिले, स्वदेशी चीजों को। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए उग्रवाद का कारण, ऐसा क्या कारण बना कि जो उग्रवाद है ये सामने निकल कर आया। उग्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण कारण ऐसे बनते हैं कि देखिए, पहला तो ये था कि जो कांग्रेस की अनुनय विनय वाली नीति थी। कैसे अनुनय विनय, जो याचना पत्र प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग करते थे, वो वाली नीति क्या हुई, वो असफल रही। क्या हो गई, असफल रही, मतलब उसका कुछ प्रभाव इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा। पहला कारण तो ये बन गया।
दूसरा कारण क्या बना कि सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली कुछ नीतियां बनी। नीतियों में जैसे प्रमुख थी, पहला था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया, ठीक है, माफ कीजिएगा, 1878 में आया। अब 1878 में जब वर्नाक्यूलर एक्ट आया तो इसमें क्या कहा गया, 1857 के बाद जब जो है 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद क्या हुआ, समाचार पत्रों की संख्या जो है तेजी से बढ़ने लगी। ये एक चिंता का विषय बन गया। चिंता का विषय बना तो इस पे लगाम लगाने के लिए क्या किया गया, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसके तहत क्या करना था कि यदि कोई भी भारतीय संस्था कुछ ऐसा छापती है जो सरकार के विरुद्ध में होगा तो उस पे पहली बात तो तत्काल कार्यवाही होगी, और दूसरी बात यह है कि उस प्रेस को बंद करके उसकी सारी संपत्ति क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी सरकार के द्वारा। तो इससे भी जो है भारतीयों में एक आक्रोश पैदा हो गया। दूसरा था विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि शिक्षा से रिलेटेड था। किसने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने दिया। हाँ, यहाँ पर बात आ गई है प्रेस की, तो थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। देखिए, चलिए यहां से कुछ मैं आपको पॉइंट बता देता हूं जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि भारत का पहला समाचार पत्र कब और किसने प्रकाशित किया, तो 1780 में प्रकाशित हुआ था। और किसने प्रकाशित किया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। किसने प्रकाशित किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। एक चीज ध्यान में रखेंगे, हिक्की, ये ध्यान में रखिएगा। और इसका नाम क्या था, बंगाल गजट। द बंगाल गजट या हिक्की गजट के नाम से ये प्रकाशित हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे। कलकत्ता जनरल एडवाइजरी भी इसका नाम था। तो ये दो तीन नाम इसके थे, वो आप ध्यान रखेंगे। जेम्स ऑगस्टस की भाषा क्या थी, तो भाषा थी अंग्रेजी। क्या थी, अंग्रेजी भाषा थी। तो ये पहला पत्र था। कहां से, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जेम्स ऑगस्टस की 1780 में। दूसरा आपका था उदंत मार्तंड। दूसरा कौन सा था दोस्तों, उदंत मार्तंड था, जो कि जो है हिंदी भाषा का पहला पत्र था। क्या था, हिंदी भाषा का पहला पत्र था। देखिए, हिंदी भाषा का पहला पत्र, हिंदी भाषा का पहला पत्र क्या नाम था, उदंत मार्तंड। ये मैं आपको आगे भी और बताऊंगा। उदंत मार्तंड था जो कि हिंदी भाषा का पहला पत्र था। कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों, तो 30 मई 1826 को। कब प्रकाशित हुआ, 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसीलिए 30 मई को कौन सा पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। उदंत मार्तंड पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को, क्योंकि ये 30 मई 1826 को आया था। किसने, पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। तो ये आपको नोट कर लेना है, तुरंत आराम से नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, ओके है। अब एक प्रश्न और इसी से पूछा जाता है पत्रों से कि हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। तो हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला मतलब कि हिंदी क्षेत्र है काशी, और काशी से प्रकाशित हुआ था बनारस अखबार। क्या प्रकाशित हुआ, बनारस अखबार प्रकाशित हुआ था। किसने इसका प्रकाशन किया था दोस्तों, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये आप लोग नोट करते रहिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है, इन्होंने इसका प्रकाशन किया था दोस्तों। और कब किया था इसका प्रकाशन, तो ये किया था 1849 में, 1849 में। तो ये तीन आपका था। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेकटाफ को कहा जाता है। एक साल का कार्यकाल 1835 के आसपास में रहा, 1835-36, और उसी में इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स मेकटाफ को क्या कहा गया, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेस का मुक्तिदाता, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, किसे कहा गया, तो चार्ल्स मेकटाफ को। अगला आपका जो था, देखिए, भड़काने वाली नीतियों में विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ समझिए, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, विश्वविद्यालय अधिनियम ये 1904 में आया। कौन था उस समय, लॉर्ड कर्जन था। इसके पहले भी लॉर्ड कर्जन ने एक काम किया था। क्या किया था, तो इसके बारे में देख लीजिए।
1902 में इसने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। कौन सा? विश्वविद्यालय आयोग। और ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, कर्जन। विश्वविद्यालय आयोग की इसने स्थापना की और इसका अध्यक्ष किसे बनाया था? तो अध्यक्ष बनाया था थॉमस रैले। कौन थे? थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। और एक देखिए, पहले तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसे रैले कमेटी के नाम से जाना गया। थॉमस रैले उसके अध्यक्ष बने। फिर जब विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बन गया तो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन बने? थॉमस रैले बने। तो पहली चीज तो ये आपको ध्यान में रख लेनी है। और दूसरी चीज आपकी क्या है? विश्वविद्यालय अधिनियम, जो कि 1904 में किसने बनाया? कर्जन ने बनाया। और इसे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि भारत की शिक्षा को पीछे खींचने वाला अधिनियम ये बनाया गया। क्यों ऐसा किया गया? इसलिए किया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम में लिखा गया कि जो सीनेट, विश्वविद्यालय का जो सीनेट होगा, कोई भी प्रस्ताव पारित करेगा तो उस पर वीटो लगाने का अधिकार किसे दे दिया गया? वायसराय को दे दिया गया। अब भैया वीटो लगाने का अधिकार अगर दे दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कोई भी फैसला ये लोग लेंगे, जो विश्वविद्यालय वाले सीनेट वाले होंगे, उस पे ये वीटो लगा देंगे जब इनको लगेगा कि ये हमारे पक्ष में नहीं है। कर्जन जो है ये लॉर्ड मेकाले की शिक्षा का बहुत बड़ा विरोधी था, इसीलिए ये इन सब चीजों को आगे बढ़ा रहा था ताकि जो है ये अपना कमांड स्थापित कर सके। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये चीजें हो गई। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। एक बहुत जो तात्कालिक कारण था उग्रवाद के जन्म का, वो बंगाल विभाजन का था, जो कि 1905 में हुआ, जिसे हम लोग आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक कारण ये हो गया कांग्रेस की अन्य विनय वाली नीति की असफलता। दूसरा कारण हो गया कि भड़काने वाली नीतियां सरकार की। तीसरा कारण आपका है 1896 से 1900 के बीच एक भयंकर अकाल पड़ा था। उसी के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1903 में। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया। अभी मैं आगे इसके बारे में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। दिल्ली दरबार का आयोजन कितने बार? 3 बार किया गया था। ठीक है, 1877 में, 1903 में और 1911 में किया गया। इसके बारे में मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। दिल्ली दरबार की पूरी चर्चा हमारी आगे चलेगी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है लिखने में आपको समय लग रहा हो, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो उग्रवादी मुख्य नेता थे, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहले नेता हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें के हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, इनको उपाधि दी गई थी कौन सी? लोकमान्य। तो इन्हें नाम दिया गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जब 1905 में, ठीक है, बंगाल का विभाजन हो जाएगा, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चले। ठीक है, उसी आंदोलन में ये सबसे ज्यादा सक्रिय थे बाल गंगाधर तिलक जी। और ये चाहते थे कि जो हमारा स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैले। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। इसीलिए जो है इनको भारतीय अशांति का जनक कहा। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। या फिर यही आपको कहीं कहीं चिरोल भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो उससे आप परेशान नहीं होंगे, वैलेंटाइन सिरोल लिखा हो या वैलेंटाइन चिरोल लिखा हो। ठीक है, तो ये चीज वैलेंटाइन सिरोल की एक पुस्तक है। कौन सी है? अनरेस्ट इंडिया। ध्यान से देखिएगा, कौन सी है? अनरेस्ट इंडिया। अब देखिए, यहाँ पर आपको याद कैसे करना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है, भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल, ये सबको याद होगा लगभग, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, भारतीय अशांति, अशांति मतलब क्या हो जाएगा? अनरेस्ट, है ना? अशांति मतलब क्या हो जाएगा? अनरेस्ट। बस अनरेस्ट इंडिया आप तुरंत जोड़ लीजिए कि सिरोल ने कहा था अशांति, तो वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक हो जाएगी आपकी कौन सी? अनरेस्ट इंडिया पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, अगर है इनके 2 समाचार पत्र, जो कि मैंने अभी आपको पीछे ही बताया, कौन सा? एक है मराठा और दूसरा है केसरी। मैंने बताया कि मराठा जो है, भले नाम मराठा है लेकिन वो मराठी भाषा में नहीं है। तो आप क्या करेंगे? मराठा अगर मराठी भाषा में नहीं है तो आप समझ जाइए अंग्रेजी भाषा में है। अब मराठा जब मराठी में नहीं है तो दूसरी वाली पत्रिका इनकी मराठी में चली गई। तो केसरी इन्होंने कब? मराठी भाषा में इन्होंने केसरी का जो है संपादन किया। किस भाषा में किया? मराठी भाषा में किया। तो ये आपको क्या करना है? अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि कब जो है इसका संपादन इन्होंने कब शुरू किया था, ठीक है। तो ये कहां से, पहली चीज 1881 में इसका संपादन हुआ, कहां से हुआ, तो ये हुआ बंबई से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 पत्रिकाएं की थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है। आगे पढ़ेंगे होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने 1916 में किया था। तो होम रूल लीग आपको 2 मिलेगा, है ना, एक इनका वाला मिलेगा, एक एमी बेसेंट जी का मिलेगा। तो हम लोग दोनों, इन्होंने पुणे में किया, बेसेंट जी ने कहां पर किया, मद्रास में किया। तो दोनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं 1916 की घटना में। आगे देखते हैं कि इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। ये दोस्तों जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने दिया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में पूछा गया, इसमें बीपीएससी में पूछा गया था कि इन्होंने ये नारा किस अधिवेशन में दिया था। तो 1916 के अधिवेशन में, और उसी समय इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी करी थी, ठीक है। 1916 अधिवेशन, 1916 अधिवेशन को किसी और नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बताया था, ये था आपका लखनऊ पैक्ट। किस नाम से जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। चलिए जो भी चीजें बीच में आएंगी हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, ये आपको पता है कि लखनऊ अधिवेशन में बताया, लखनऊ पैक्ट में नरम दल गरम दल के बीच समझौता हुआ और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसीलिए जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, इसीलिए इसे क्या कहा गया, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता नाम दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इसकी लखनऊ पैक्ट की अध्यक्षता किसने की थी, मतलब कि 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के छाप देना है कि किसने की थी, ठीक है। चलिए 1916 की अध्यक्षता, अब चलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक और इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज दी गई है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 2 उत्सव इन्होंने प्रारंभ किए, 2 उत्सव इन्होंने क्या किए, प्रारंभ किए। कौन कौन से उत्सव प्रारंभ किए, पहला है गणपति उत्सव, दूसरा है शिवाजी उत्सव। गणपति उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव 1895 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1893 की और भी कुछ घटनाएं मैंने आपको बताई थी। 1893 की पहली घटना जो बार बार पूछता है, विश्व धर्म सम्मेलन। विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिभाग किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वहां पर भारत की अध्यक्षता की थी, नेतृत्व किया था। और अगर बात करें कि इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, कब की थी, 1877 में, 1 मई 1877। ये डेट भी आप ध्यान में रखिए, 1 मई 1877 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन के बारे में अगर हम जाने, देखिए 1 मई यहाँ पर एक डेट है, 1 मई को कोई दिवस मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो 1 मई वाला दिवस आप यहाँ पर छाप दीजिए। अभी मैंने आपको ऊपर प्रश्न पूछा था, तो 1916 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में। अब रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। 1893 की घटना हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इनका नाम भी था कुछ, मूल नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण जी का नाम था। और स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त नाम था। यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका, 2 बनेगा। एक तो है उद्बोधन पत्रिका है और एक है प्रबुद्ध भारत, ठीक है। ये 2 पत्रिकाएं किसकी हैं, ये दोनों है स्वामी विवेकानंद जी की। उद्बोधन पत्रिका और ये पत्रिकाओं की भाषा आपसे पूछ सकता है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी भी बंगाल में पैदा हुए थे 1862, आपको पता है। अब बंगाल में पैदा हुए तो एक इनका जो इनकी पत्रिका वो बंगाली भाषा में थी, कौन सी थी, ये ध्यान में रखना है, उद्बोधन, ये आपकी बंगाली भाषा में थी। और जो दूसरी वाली थी प्रबुद्ध भारत, ये आपकी किसमें थी, तो ये थी आपकी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। ये दोनों आपको बताया जा चुका है कल की क्लास में। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कैसे याद करना है, तो वैसे भी जिसको अंग्रेजी आती है ना तो उसको बड़ा बुद्धिमान माना जाता है हमारे देश में। तो आप वहीं से समझ लीजिए, प्रबुद्ध मतलब बुद्धिमान किससे माना गया, जिसको अंग्रेजी आ रही है, बस आपको याद करने के लिए। दूसरा है
इनकी 1893 में और गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे, ये भी आपको पता है। निवेशन जी भारत आए थे, ये भी आपको पता है, ये सब आप जानते हैं। अगला है पुस्तक इनकी जो है गीता रहस्य, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया परीक्षाओं में। और एक है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। इन्होंने ये दोनों पुस्तकें जो है कब लिखी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए 1908 में, अभी जब आगे हम लोग घटनाक्रम पढ़ेंगे, जब बंगाल का विभाजन होगा, आगे स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ेगा, तो 1908 जब ये बढ़ जाएगा, 1907 में कांग्रेस विभाजित हो जाएगा, तो वहां पर जो है जो गरम दल के नेता है उनको पकड़ पकड़ के इधर उधर जेल में डाला जाएगा। उसी के दौरान इनको 1908 में 6 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया जाता है, मांडली जेल में। अब वहां पर ये 6 वर्ष मतलब अब कब ये छूट के आएंगे, 1914 में छूट के आएंगे। 1916 में ये क्या करेंगे, ये अपना होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। 1908-14 6 साल के दौरान इन्होंने इन किताबों की रचना की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पॉइंट है, ये तभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, बल्कि कांग्रेस के सदस्य तो थे लेकिन अध्यक्ष नहीं बने, इतने इंपॉर्टेंट नेता थे। और पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले ये पहले भारतीय थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हम आपको बता दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। एक और नेता पढ़ लेते हैं, लाला लाजपत राय, जो कि आगे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। इनके बारे में मैंने पीछे आपको कुछ बताया, अभी तो उसको आप ध्यान रखेंगे। इनको उपाधि मिली शेरे पंजाब, पंजाब केसरी। पुस्तक इनकी मैंने आपसे पूछा था, अनहैप्पी इंडिया इनकी पुस्तक है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय, जो 1928 में आया था ना साइमन कमीशन, उसी के विरोध में 17 नवंबर 1928 को क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी, लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। अब इन्होंने कहा था इन्होंने कहा कि मेरे सर पे जितनी लाठियां, एक एक लाठी जो है वो अंग्रेजों की ताबूत में एक एक कील के समान साबित होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी इन्हीं के ही कथन थे। ठीक है, तो लाला लाजपत राय के बारे में देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने काम को। हमारा टॉपिक आता है बंगाल का विभाजन। अब यहीं से ध्यान में रखिएगा। देखिए पहली चीज आती है कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, है ना। चलिए, पहली चीज ये है कि जो बंगाल उस समय था, वो बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था इनका, और वहीं से राष्ट्रवाद भी चलिए, हो सकता है आवाज अभी तक थोड़ी धीमी आप लोगों तक गई हो, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए, राष्ट्रवाद का गढ़ था, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखिए उस समय जो बंगाल था वो कहां कहां पर था, कहां किस किस क्षेत्र को लेकर के था, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश, ये क्या था, उस समय का बंगाल था, बंगाल प्रांत। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है, जो असम था वो अभी बंगाल प्रांत में शामिल नहीं था इसमें। अब जब बंगाल का विभाजन होगा तब इसको शामिल किया जाएगा, वो हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने देख ली कि उस समय का बंगाल कैसा था। आगे बात करते हैं विभाजन का कारण जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जब लॉर्ड कर्जन ने लोगों को विभाजन का कारण बताया तो वो क्या बताया, इसने बताया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसीलिए हम इसको छोटा छोटा कर देंगे। छोटा छोटा कर देंगे तो शासन स्थापित करने में क्या होगा, यहां पर जो है आसानी हो जाएगी शासन स्थापित करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन ये तो केवल कहा जाने वाला कारण था, जो मेन कारण था वो कौन सा था, वो भी हम लोग एक बार देखते हैं। चलिए, वास्तविक कारण क्या था, वास्तविक कारण ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डाल देना। क्या करना, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर देना, ताकि जो है वहां से जो उठने वाले आंदोलन है वो कमजोर हो जाए। ये करने के लिए कर्जन ने क्या किया कर्जन ने जो है मुस्लिम भाइयों को समझाना शुरू किया
कि अगर यहां पर बंटवारा हो जाएगा तो मुस्लिम लोगों को क्या होगा, ज्यादा सुविधाएं दूंगा, इतनी सुविधाएं दूंगा जितनी उन्होंने मुगल काल में भी प्राप्त नहीं की हैं। क्या कहा कर्जन ने कि मैं मुस्लिमों को इतनी सुविधाएं दूंगा, उतनी सुविधाएं उन्हें मुगल काल में भी नहीं मिली हैं। तो जो है थोड़ा सा होता है ना कि मुस्लिमों का आक्रोश थोड़ा सा कम होने लगा है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, बंगाल से उठने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन भी क्या हो जाएंगे, कमजोर होने लगेंगे। अब ध्यान दीजिए आगे हम पढ़ेंगे कि बंगाल विभाजन से संबंधित कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे। ये आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। पहली चीज वायसराय कर्जन था, ये तो आपको पता ही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रयू फ्रेजर था। ये आपको ध्यान में रखना है एंड्रयू फ्रेजर को, क्योंकि अभी एंड्रयू फ्रेजर के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंड्रयू फ्रेजर को आपको ध्यान में रखना है। और भारत सचिव कौन था, रिजले जो था ये भारत सचिव था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनेगा। 3 लोगों का नाम अभी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। क्या है, बंगाल विभाजन से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। पहली तिथि क्या है, देखिए ये 1930 नहीं है, 1903 है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए 3 अक्टूबर 1903 को भारत सचिव जो था रिजले, ये क्या हुआ, चलिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 1903 3 अक्टूबर 1930 को जो भारत सचिव जो अभी मैंने बताया कौन था, रिजले था। इसने जो है ब्रिटिश संसद में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा, ठीक है। अब प्रस्ताव रखने के बाद क्या हुआ, 20 जुलाई को, कहीं कहीं आपको 19 जुलाई मिल जाएगा, 19 जुलाई को वो लोगों को बताया गया था केवल, ठीक है। 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ, शिमला में समाचार पत्रों के माध्यम से विभाजन की घोषणा कर दी गई। मतलब 3 अक्टूबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया मामला। 20 जुलाई 1905 को क्या किया गया, इसे समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करवा दिया गया कि अब विभाजन होने वाला है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये घोषणा हुई तुरंत जो है 7 अगस्त 1905 एक महत्वपूर्ण तिथि बनेगी। इसमें क्या हुआ, इस विभाजन का विरोध होना शुरू हो गया और विरोध में एक सभा बुलाई गई कलकत्ता टाउन हॉल में, और वहीं से जो है क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। विभाजन का विरोध तेजी से शुरू हुआ, लेकिन इन विरोध के बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया, बंगाल का विभाजन लागू कर दिया गया। और बंगाल का विभाजन जैसे ही लागू हुआ, ये एक ऐसा प्रहार था जो कि एक ही बार में हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त कर देता है ना। तो ये आपको 4 महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो एकदम दिमाग में बैठा लेनी है। मैं इसीलिए आपको एक क्रम से पढ़ा रहा हूं, सन वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, ताकि समस्या ना हो आपको यहां पर, ठीक। अब ये आपने एक माइंड मैप आपके दिमाग में बन गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब विभाजन के बाद जो है बंगाल बना कैसा। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि बंगाल कैसा था, ठीक है। अब यहां पर मैंने नक्शा नहीं लगाया है भारत का, हालांकि वो लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं। चलिए विभाजन के बाद जो है बंगाल 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अब यहीं पर एक चीज और समझ लीजिए, जैसे हम अपने भारत का नक्शा देखते हैं ना, चलिए ये हमारे इंडिया का मैप, ठीक है। और यहां पर हमारा क्या है, यहीं पर हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है भैया। पश्चिम बंगाल है, तो अब ये बताइए कि ये भारत के पूरब में है कि पश्चिम में है। तो आप कहेंगे है तो भारत के पूरब में, लेकिन इसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल जो नाम यहां से पड़ा था वही नाम यहां पर हो गया पश्चिम बंगाल। अब यहीं पर आप और चीजें समझ लीजिए, ये जो है यहां से यहां तक का जो पूरा हिस्सा था असम को छोड़कर, ये तत्कालीन उस समय का बंगाल था। लेकिन जब इसका विभाजन हुआ 2 भागों में, तो इधर वाला जो हिस्सा बना ये उस समय, अगर आप केवल
इसी बंगाल को देखिए तो क्या होगा, इधर वाला जो बंगाल बनेगा वो पूर्वी बंगाल बनेगा और इधर वाला जो बंगाल बनेगा ये पश्चिमी बंगाल बनेगा। हालांकि जो इधर वाला एरिया था, माफ कीजिएगा, इधर वाला एरिया अब ये भारत के पूरब में ही तो है, लेकिन उस समय ये बंगाल में पश्चिमी बंगाल था, इसीलिए इसे आज भी पश्चिमी बंगाल के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब इधर इसको असम को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें मिला है। ठीक है, चलिए ये मैप आप चाहें तो बना सकते हैं अपनी कॉपी में ताकि समझने में आसानी हो। पश्चिम बंगाल में जो क्षेत्र शामिल किया गया वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 शामिल किए गए। इसकी राजधानी कहां पर बना दी गई, कोलकाता में बना दी गई। और जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था इसमें हिंदू आबादी बहुत ज्यादा थी और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, जो कि यही ये लोग चाहते थे कि बंटवारा किया जाए। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना सर एंड्रयू फ्रेजर बना। कौन बना, सर एंड्रयू फ्रेजर बना। और इधर जो है आपका पूर्वी बंगाल और असम को पहली बार बंगाल में शामिल किया गया यहाँ पर, और पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक अलग से प्रांत बना दिया गया जिसकी राजधानी क्या रखी गई, ढाका रखी गई। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बना। गवर्नर जनरल कौन था, ब्लूमफील्ड फुलर था। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, ब्लूमफील्ड का नाम आपको मिलेगा। इसने क्या कहा, विभाजन के समय 2 महत्वपूर्ण कथन आते हैं, पहला आता है कर्जन का, दूसरा आता है इसका ब्लूमफील्ड का। कर्जन ने कहा कि मुसलमानों को मैं इतनी सुविधा दूंगा जितनी उन्होंने मुगल काल में नहीं ली, मुगल काल में उनको नहीं मिली। और दूसरा ब्लूमफील्ड ने क्या कहा, इसने कहा कि ब्रिटिश शासन की 2 पत्नियां हैं, कौन कौन सी, एक हिंदू और एक मुसलमान है, जिसमें मुसलमान सबसे प्रिय है। ये कथन जो है ये बहुत ही कारगर रहा। क्यों कारगर रहा, इन सब कथनों से मुस्लिम लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ कि ये जो सरकार है ये हमारे सपोर्ट में है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए जो है कुछ दलों ने, कुछ मुस्लिम के दलों ने क्या किया, बंगाल विभाजन का क्या किया, समर्थन किया, विरोध नहीं किया, समर्थन किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहीं पर जो मैंने बताया था स्वदेशी आंदोलन, जब 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा कर दी गई तो वहीं पर एक आंदोलन चला। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। कब, जो 7 अगस्त की बैठक हुई। तो विभाजन की घोषणा के बाद 7 अगस्त को कौन सी बैठक बुलाई गई, एक बैठक बुलाई गई, सभा बुलाई गई। कहां पर, कोलकाता टाउन हॉल में। अध्यक्षता किसने की, मनीन चंद्र नंदी, जो कि कासिम बाजार के उस समय राजा थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब इस सभा में कुछ निर्णय लिया गया। कौन कौन सा निर्णय लिया गया, पहला तो ये हुआ स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। 7 अगस्त 1905 बैठक के दिन से स्वदेशी आंदोलन चला, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित किया गया। बहिष्कार प्रस्ताव का मतलब क्या था कि बहिष्कार प्रस्ताव में क्या करेंगे भैया, तो अंग्रेजी चीजों का हम लोग करेंगे बहिष्कार। यहीं पर 2 मत बन जाते हैं जो यहां इनके, 1 मिनट, अब यहां पर 2 चीजें बनती हैं। जो गरम दल वाले थे वो ये कहते थे ना कि ये जो बहिष्कार प्रस्ताव है इसमें पहली चीज तो केवल वस्तुओं का बहिष्कार नहीं बल्कि जो अंग्रेजी नौकरियां हैं और सेवाएं हैं उनका भी बहिष्कार किया जाए। जबकि उदारवादी नेता ये चाहते थे कि केवल हम लोग वस्तुओं का बहिष्कार करें। दूसरी चीज ये थी कि उदारवादी चाहते थे कि ये जो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन केवल बंगाल में रहे क्योंकि बंगाल की घटना है। लेकिन जो उग्रवादी नेता थे वो चाहते थे कि ये जो आंदोलन है पूरे भारत में फैले। कहां फैले, पूरे भारत में फैले। तो यहीं पर बहुत सी चीजें देखिए, अब यहां पर जो है हाँ ठीक है, तो ये दोनों में मतभेद थोड़ा सा बनेगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे। यहां पर क्या हुआ, विदेशी वस्तुओं को अपनाने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया,
तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया, और किसके माध्यम से, तो इनकी एक पत्रिका थी संजीवनी, उसके माध्यम से इन्होंने सुझाव दिया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि स्वदेशी आंदोलन, अब देखिए स्वदेशी आंदोलन कब चला, 7 अगस्त 1905 से चलना शुरू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 तक तो चला ये आंदोलन, लेकिन अंग्रेजी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने क्या किया, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया। और जैसे ही विभाजन लागू किया, एक आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई। अभी तक केवल बहिष्कार किया जाता था वस्तुओं का, अब विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई। ये एक चरम सीमा थी क्या करने की, जो है इस विरोध को प्रकट करने की, है ना। अब यहां पर और भी कुछ चीजें हम देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन चला उसका शीर्षक गीत कौन सा बना, वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और वंदे मातरम पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, ये आपको बताना है, और कब गाया गया, अध्यक्षता किसने की। चलिए, अधिवेशन, ठीक है, कब और अध्यक्षता किसने की, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख देने हैं, ठीक है, ओके है। अब आगे देखते हैं, इसी में एक और चीज हुई जो महत्वपूर्ण हुई कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात आई तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, इन्होंने आमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत की रचना की। आमार सोनार बांग्ला का मतलब क्या है, आमार मतलब हमारा, सोनार मतलब सोने का, बांग्ला मतलब बंगाल, हमारा सोने का बंगाल नामक एक रचना की इन्होंने, जो कि 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है तो ये क्या होता है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान घोषित किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था। गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो आपको याद होना चाहिए महात्मा गांधी जी ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। एक और था, इनकी एक रचना है गीतांजलि। कौन सी रचना है दोस्तों, गीतांजलि इनकी रचना है, जिसे 1913 में कौन सा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। किसका, साहित्य का, ठीक है, साहित्य का नोबेल। और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए उस समय। और अगर हम देखें कि क्या गीतांजलि, ये गीतांजलि किस भाषा में थी, तो ये बांग्ला भाषा में थी, लेकिन इसके किस अनुवाद को, तो इसका अनुवाद हुआ इंग्लिश में, किस नाम से हुआ, तो सॉन्ग्स ऑफ रिंग्स। क्या है, सॉन्ग्स ऑफ द रिंग्स के नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। किसने किया था, तो W.B. ईट्स नाम का एक कवि था, उसी ने अनुवाद किया। और इसी अनुवाद पर क्या हुआ, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिल गया। किसे मिल गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें उम्मीद करता हूं कि आपको पता है, ठीक है। चलिए, यहां पर मैंने पूछा था कि अधिवेशन कौन सा था, तो ये अधिवेशन था कलकत्ता में। मैंने बताया था कि राष्ट्रगान जो 1911 में हुआ वो भी कलकत्ता में अधिवेशन, राष्ट्रगान पंडित विशन नारायण धर, कलकत्ता अधिवेशन 1911 पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और जो है कलकत्ता अधिवेशन 1896, रहीमतुल्ला सयानी जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। इतनी सारी चीजें जो है आपको एकदम क्लियर हो गई हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब आगे जो है बंगाल का विभाजन आपका वहां पर समाप्त हुआ। अब यहां पर क्या हो गया ना कि 1905 में जो वहां अधिवेशन होना था कांग्रेस का, वो कहां पर रखा गया, बनारस में रखा गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अब यहीं पर आपको यह समझना है कि उस समय तो बंगाल का विभाजन हुआ था, वहां पर जो सभा बैठी कलकत्ता टाउन हॉल में, उसमें क्या हुआ कि बहिष्कार प्रस्ताव रखा गया, एक वो भी पारित कर दिया गया कि विदेशी वस्तुओं का हम लोग बहिष्कार करेंगे, ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। तो इस कांग्रेस अधिवेशन में ये स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को क्या किया गया, समर्थन दिया गया। और यहीं पर 1905 में प्रिंस वेल्स, जो प्रिंस ऑफ वेल्स, ये भारत आया, जिसका कांग्रेस ने स्वागत किया। स्वागत करने की वजह से जो उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे, वो नाराज हो गए। जो नाराजगी अभी आगे दिखेगी 1907 में विभाजन के रूप में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन कहां पर हुआ दोस्तों, कलकत्ता में हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा, अभी यहां पर चेंज होने वाला था बहुत बड़ा, लेकिन चेंज हुआ नहीं।
क्यों नहीं हुआ उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब 1905 में विभाजन हुआ तो गरम दल के नेताओं ने ये कहा कि अब हमको कुछ और जो है संघर्ष करना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या हुआ, जगह जगह पर कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी होनी शुरू हो गई। उसी के दौरान ये जो 1906 का अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। लेकिन यहां पर एक विवाद चला इसी अध्यक्ष पद को लेकर के। गरम दल के नेता चाहते थे कि अब जो है गरम दल का कोई नेता बने, अध्यक्ष बने, और उदारवादी नेता चाहते थे कि उदारवादी कोई अध्यक्ष बने। इनमें विवाद होने लगा। विवाद यहां तक चला गया कि मारपीट पर भी चला आया, और इसीलिए 1906 के इस अधिवेशन को काला दिवस, क्या कहा, काला दिवस कहा। और किसने कहा, तो काला दिवस कहा एनी बेसेंट जी ने। किसने कहा, एनी बेसेंट जी ने इसे काला दिवस भी कह दिया, क्योंकि मारपीट की घटना भी आ गई सामने। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि ये विवाद ऐसा था कि इसी 1906 के अधिवेशन में भी इसके दो टुकड़े हो जाते, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस की। लेकिन इन्होंने जो है एक उपाय निकाला नरम दल के नेताओं ने कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दे जिसका कोई विरोध ना करे। तो किसे बना दिया, भारत के पितामह जो दादा भाई नौरोजी थे, इनको जब अध्यक्ष बनाने की बात आ गई तो सब लोग शांत हो गए। क्या हो गए, सब लोग शांत हो गए। लेकिन जो उग्रवादी थे, इन्होंने कुछ प्रस्ताव जो है इनके सामने रखा और उसे क्या किया, पारित कराया। उस अधिवेशन में कौन सा था, 4 प्रस्ताव। ये चारों प्रस्ताव के नाम हो सकता है आपसे ना पूछे, लेकिन समझिए कि यहां पर एक ये वाला जो है इसके बारे में पूछता है। ठीक है, चलिए, 2 चीजें तो आपको पता है 1905 में बंगाल विभाजन के समय ही शुरू हो गई, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। इससे पहले जब मैंने आपको उग्रवादी चरण का कारण बताया था तो मैंने बताया 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम बना, उसी को टारगेट करके इन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो है प्रस्ताव पारित कराया। और दूसरी चीज थी स्वराज। ठीक है, कि मतलब उग्रवादी क्या चाहते थे, स्वराज, स्वशासन चाहते थे, स्वतंत्र स्वशासन चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, स्वराज के लिए भी एक क्या किया, प्रस्ताव पारित किया। और यही अधिवेशन था कि पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, तो कांग्रेस अधिवेशन कौन सा, 1906। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डन है, चलिए। और आगे जो है निर्णय भी लिया गया कि 1907 का जो अधिवेशन होगा कहां पर होगा, नागपुर में होगा। और कोई गरम दल का नेता, गरम दल वाले चाहते थे, हाँ यहां पर मैंने नहीं बताया, गरम दल वाले जो नेता चाहते थे वो चाहते थे लाला लाजपत राय या फिर तिलक जी को नेता बनाना चाहते थे। तो यहां पर जो है 1907 में ये 1906 में ये निर्णय लिया गया कि 7 का जो अधिवेशन होगा वो नागपुर में होगा। अब नागपुर में क्यों, ये तिलक जी का क्षेत्र था, महाराष्ट्र। तो नागपुर में उग्रवादियों ने ये प्रस्ताव रखा कि 1907 नागपुर में अधिवेशन होना चाहिए और चाहे तिलक जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो नरम दल के नेताओं ने कहा ठीक है भैया, हम करा लेंगे। ठीक है, अब यहां पर फिर देखिए आगे जो विवाद बढ़ा वही तो सबसे बड़ा कारण बन गया। अब देखिए अगला जो हम लोग पढ़ेंगे अधिवेशन 1907। 1905 पढ़ा, 6 पढ़ा, अब 7 पढ़ेंगे। 1907 स्थान कहां, सूरत में। होना कहां था, होना था नागपुर में, लेकिन किया कहां गया, गुजरात, सूरत में किया गया। क्योंकि ये जो नरम दल के नेता थे इन्होंने ये अपनी चाल चली, है ना, कि नागपुर में नहीं करेंगे। और अध्यक्षता करनी थी तिलक जी को, लेकिन कराया किससे, रास बिहारी घोष जी को अध्यक्ष बना दिया। और जैसे ही ये सब हुआ तो सब कुछ पहले जैसा 1906 में जो विभाजन टला था वो विभाजन यहां पर पूरा हो गया। कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। दूसरा विभाजन कब हुआ था, 1918 में, जो कि कहां पर हुआ था ये आपको बताया जा चुका है और आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है कि कहां पर हुआ था। ठीक है, दूसरा विभाजन। आगे देखिए, अब विभाजन के कुछ कारण है, ये इंपॉर्टेंट है 1907 का, ध्यान में रखिएगा। विभाजन के कुछ कारण है। स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप, स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप क्यों कारण बना, नरम दल के नेता चाहते थे कि केवल बंगाल में स्वदेशी आंदोलन रहे, लेकिन गरम दल के नेता चाहते थे कि ये पूरे भारत में फैले। अधिवेशन स्थल को लेकर के नागपुर में प्रस्तावित था, लेकिन कराया कहां, इन्होंने सूरत में कराया। और अगला है अध्यक्ष पद विवाद। ये चाहते थे जो है लाला लाजपत राय या तिलक जी बने, लेकिन इन्होंने किसे बनाया, इन्होंने बना दिया जो है रास बिहारी घोष को बना दिया, है ना। और आगे जो है कांग्रेस ने प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया था, इसका भी ये भी एक कारण बना कि इसके कारण भी इन्होंने विरोध किया। मैंने बताया था ना कि प्रिंस ऑफ वेल्स गरम दल के नेता नाराज थे जो 1905 में आए थे,
है ना। तो ये रीजन भी सारे वहां पर सामने आए। ठीक, आगे चलते हैं। अब 1906 की घटना है। 1906 जब चल रहा था तो उसी में एक और घटना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। अब डेट आपसे पूछे तो 30 दिसंबर 1906 को जो है इसकी स्थापना हुई। आगे बात करें कि कहां पर, तो ढाका में। और संस्थापक कौन? आगा खां। सलीमुल मुल्क भी साथ में था। तो आगा खां वैसे इसको संस्थापक माना जाता है, तो सलीमुल मुल्क भी अगर आपको मिले तो लगा सकते हैं। वायसराय कौन सा उस समय? तो लॉर्ड मिंटो था। जब कांग्रेस विभाजन हुआ उस समय कर्जन था, कर्जन को हटाया गया और लॉर्ड मिंटो को वायसराय बनाया गया। अब यहां पर क्या हुआ कि देखिए, फिर 1908 में क्या किया गया? 1908 में आगा खां मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये आप पॉइंट याद करते चलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि लीग जो है इसका संविधान किसने बताया? तो मोहसिन उल मुल्क और वकारुल मुल्क ने इसका संविधान का निर्माण किया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी सारी चीजें इसके बारे में। अब हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था। तो मुस्लिम लीग का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना। अब ध्यान से समझिएगा, 1906 में शिमला में जाकर के वायसराय से मुस्लिमों का एक शिष्टाचार मंडल जाकर के वहां पर मिलता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? आगा खां कर रहे थे। ये वही मंडल था जिसने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विरोध नहीं किया था बल्कि समर्थन किया था। ठीक, आगे देखिए। अब यहां पर क्या हुआ? मुसलमान के रहितों की रक्षा के लिए वहां पर सरकार से आश्वासन मिल गया, इसीलिए एक नया जो है लीग बना। अब मुसलमानों को राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, इसके 3 अधिवेशन हुए। 3 अधिवेशन। पहला अधिवेशन आपने देखा ढाका में हुआ 1906 में। दूसरा जो अधिवेशन था 1907 में, वो हुआ था कराची में 1907 में। और तीसरा जो अधिवेशन हुआ वो 1908 अमृतसर में हुआ। ठीक है, अमृतसर में 1908 में हुआ। और इसी अधिवेशन में 1908 के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा की गई। और मिंटो ने इस 1908 की मांग को मिंटो ने क्या किया? 1909 में मुस्लिमों को प्रदान कर दिया। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आप पढ़ेंगे उसमें ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या किया? मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल जो है सौंप दिया। अब देखिए, अभी तक तो 1905 में विभाजन ही हुआ था केवल बंगाल का, अब निर्वाचक मंडल भी अलग अलग हो गया। अब तो एकदम जो है एकता एकदम से समाप्त हो जाएगी यहां पर हिंदू मुस्लिम की। ठीक है, तो ये आप यहां पर इतना समझ गए होंगे। आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जब मुस्लिम लीग बना तो इन्होंने मुस्लिम लीग का विरोध किया। ठीक है, जब 1906 में बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया, लेकिन 1913 में ये खुद शामिल हुए। और अब इसी के माध्यम से आगे पाकिस्तान की क्या होगी? मांग की जाएगी, ये भी ध्यान रखिए। अब ये भी आप समझिए कि मुस्लिम लीग जो है कब जो है जाकर के मिलता है किससे? कांग्रेस से मिलता है। तो आपको पता है, ये मैंने बताया कि 1916 में। कब? अंबिका चरण मजूमदार 1916 लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो ये आपका मुस्लिम लीग से संबंधित इतना सारा आपका पॉइंट मिला। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं 1909। हाँ, 1908 में एक और घटना घटती है जो हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन में। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, एक एल्फिंस्टन नाम का अधिकारी था। कौन था दोस्तों? एक एल्फिंस्टन नाम का अधिकारी था जो, एक मिनट माफ कीजिएगा, चलिए एल्फिंस्टन नहीं, किंग्सफोर्ड। 1908 की मैं बात बता रहा हूं, किंग्सफोर्ड। चलिए, किंग्सफोर्ड, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, किंग्सफोर्ड। अब देखिए, किंग्सफोर्ड क्या था? जज था। किंग्सफोर्ड इतना जो है निर्मम था कि छोटी छोटी गलतियों के लिए, छोटी छोटी घटनाओं के लिए भारतीयों को बहुत बड़ी बड़ी सजाएं देने लगा था। ठीक है, तो इसी से तंग आकर 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया? इसकी गाड़ी पर बम फेंकने का प्लान बनाया। गाड़ी पर बम फेंका भी गया, लेकिन वो बम दूसरी गाड़ी पर जाकर गिरा जिसमें कैनेडी की पत्नी और बेटी थी। तो उन दोनों की डेथ हो गई। अब क्या हुआ कि डर के मारे जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली
और जो दूसरे थे खुदीराम बोस से, इनको 1908 में जो है फांसी दे दी गई। कब फांसी दी गई? तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। कब दी गई? 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, खुदीराम बोस को क्या किया गया? फांसी दे दी गई। ठीक है, चलिए डन हो गया, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, ये 1908 की घटना मैं इसलिए बता रहा हूं कि 1906, 7, 8, अब हम लोग आ गए 9 में, एक सत्र का। अभी ये आया हमारा मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। जब यह अधिनियम आया, इसमें 2 लोगों के नाम है। ठीक है, कितने लोगों के नाम है? 2 लोगों के नाम है। देखिए, एक है मार्ले और दूसरा है मिंटो। ये है मार्ले और ये है मिंटो। तो जो मार्ले था ये भारत सचिव के पद पर था, और जो मिंटो था ये क्या था? लॉर्ड मिंटो, ये वायसराय था भारत का। ठीक है, अब यहीं पर समझिए कि पहली बार क्या किया गया इस अधिनियम में? पहली बार भारत सचिव और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया गया। अब इसमें कैसे कैसे शामिल किया गया? देखिए, जो राज्य सचिव की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 2 भारतीय, एक केजी गुप्ता और एक सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल कर लिया गया। पहली बार ऐसा हुआ था, ये सचिव वाले में था। ठीक है, और अगर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की हम लोग बात करें तो यहां पर क्या किया गया? यहां पर जो है, जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी थे, इनको यहां पर क्या किया गया? कार्यकारिणी सदस्य में शामिल किया गया, और वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय बने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये थी कि इन्होंने वायसराय और सचिव की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया। दूसरी चीज ये थी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान, जो कि 1908 जो मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन था, वहां पर इन्होंने मांग की थी। मुस्लिम लीग ने किससे? मिंटो से मांग की थी। तो ये यहां पर मांग क्या किया गया? पूरा कर दिया गया। यही है, देखिए अभी आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन किसमें? तो भारत अधिनियम किसमें होता है? भारतीय परिषद अधिनियम, ये आपको मिलेगा 1909। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब पृथक निर्वाचक मंडल जैसे ही बना तो इसके बारे में 2 कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। कौन से? पहला है, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। और दूसरा है कि पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं और इसका फल कड़वा होगा। ड्रैगन के दांत बो रहे हैं, इसका फल कड़वा होगा। किसने कहा? ये कहा था मार्ले ने कहा था। किससे कहा था? मिंटो से कहा था। किससे कहा था? मिंटो से कहा था। किसने कहा था? मार्ले ने कहा था। ठीक है, एक मिनट, चलो ठीक है। ठीक है, तो मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा और उसमें ये चीज उसने लिखी कि ड्रैगन के दांत बो रहे हैं और इसका फल हमेशा कड़वा ही हम लोगों को मिलेगा। तो ये आपका किससे संबंधित हो गया? मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित हो गया। ये 1909 में हो गया आपका। अब हम लोग बात करते हैं 1911 की। इसकी बात करें 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा। कहां पर लगा? तो केरो नेशनल पार्क दिल्ली में। और बात करें कि दिल्ली दरबार लगता क्यों था? दिल्ली दरबार इसलिए लगता था कि जब ब्रिटेन में महाराजा महारानी घोषित होते थे, उनकी ताजपोशी के लिए, उनके राज्याभिषेक के लिए यहां पर उत्सव मनाया जाता था, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान में रखेंगे कि इस दिल्ली दरबार में एकदम अथाह पैसा खर्च किया जाता था। क्या किया जाता था? अथाह पैसा। और ये 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, 3 बार दिल्ली दरबार के आयोजन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो निकल के आई, वो एक ही निकल के आई थी। एक दिल्ली दरबार आयोजन जो कि तीसरा वाला था। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहां पर देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। चलिए, क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल साफ है। अब यहां पर ध्यान से समझिए, पहला दिल्ली दरबार कब हुआ? 1877 में, दूसरा हुआ 1903 में और तीसरा हुआ 1911 में। अब देखिए, जो 1877 में हुआ, तो आपको याद क्या करना है? वायसराय याद रखने हैं आपको, और जो महत्वपूर्ण निर्णय होगा वो याद रखना है। तो लॉर्ड लिटन जो है वायसराय था पहले वाले का 1877 में। और इंग्लैंड की महारानी कौन बनी थी? विक्टोरिया, जो कि भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई।
और इसी के लिए ये उत्सव मनाया गया था और महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि किसी और को भी दी गई थी, किसे? गांधी जी को 1915 जब वो भर्ती करा रहे थे ना, सेना में भर्ती करा रहे थे ब्रिटिश लोगों के लिए, उसी के उपलक्ष्य में इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई और विक्टोरिया को भी दी गई थी। ठीक है, अब यहां पर इस जो है 1877 वाले दरबार का विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1877 से 1900 के बीच में क्या हुआ, 1877 से 1980, माफ कीजिएगा, 76 से 78 का एक अकाल पड़ा था दक्षिण भारत में। ठीक है, 76 से 78 में दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था और यहां पर बहुत सारा धन खर्च किया जा रहा था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। दूसरा दिल्ली दरबार जो लगा 1903 में लगा, उस समय आपको पता है 1905 विभाजन हुआ था। 1903 में कौन रहा होगा? तो कर्जन रहा होगा, तो वायसराय कर्जन था। एडवर्ड सप्तम जो था उसकी ताजपोशी के लिए ये वाला जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, अब यहां पर समझिए, ये सबसे ज्यादा खर्चा किसमें किया गया था? इसी में किया गया था, दूसरे दिल्ली दरबार में, इसीलिए इसे सर्वाधिक खर्चे वाला दरबार भी कहा जाता है। इन दोनों दरबारों में कोई डिसीजन, कोई निर्णय नहीं आया था जो कि महत्वपूर्ण हो हम लोगों के लिए। महत्वपूर्ण बना तीसरा दिल्ली दरबार, जो कि कब हुआ? 1911 में। ठीक है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार हमने पढ़ा। अब 1911 में आते हैं। उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, और ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है जब भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, याद रखेंगे। जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को सम्राट घोषित करने के लिए ये वाला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, और एकमात्र ऐसा दिल्ली दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं आकर के उपस्थित हुए थे। बाकी दोनों दरबार में सम्राट स्वयं नहीं आए थे, उनका कोई उत्तराधिकारी या फिर उनकी तरफ से कोई भेजा गया था। इस वाले में दो निर्णय लिए गए महत्वपूर्ण, कौन कौन से? एक तो था बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, और दूसरा था कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ले जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये दरबार कब आयोजित किया? 1911, 12 दिसंबर 1911 को आयोजित किया गया था, जो हम लोग आगे अभी नोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे 12 दिसंबर 1911 को हुआ था वो वाला। अब देखिए, पहला जो था बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, देखिए यहां पर एक समिति बनी थी, अरुणडेल समिति। कब बनी थी? 1906 में। क्यों बनी थी? तो तत्कालीन भारत में राजनीतिक सुधार के लिए ये अरुणडेल समिति बनाई गई थी 1906 में, और इसी के सुझाव पर बंगाल विभाजन को रद्द करके उसका पुनर्गठन कर दिया गया। पुनर्गठन कैसे किया गया? भाषा के आधार पर उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत घोषित कर दिया गया। अब उड़ीसा, बिहार, बंगाल और असम ये सब अलग अलग हो गए, मतलब कि बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। दिन आपसे पूछे तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे अगर बात करें, जो दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय था वो दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने के लिए था। 12 दिसंबर 1911, ये डेट आप इसलिए याद करिएगा क्योंकि इस दिन केवल घोषणा हुई थी कि राजधानी कोलकाता से हम दिल्ली लाएंगे, लेकिन राजधानी बनी कब थी? तो वो 1 अप्रैल 1912 को राजधानी बना दी गई थी। ठीक है, बना दी गई। और आगे अगर हम देखेंगे कि जो है अब इसकी रूपरेखा इसे सौंपी गई बनाने के लिए, तो आपको पता है ना दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? तो दिल्ली के वास्तुकार आपको पता है एडविन लुटियंस। कौन थे? एडविन लुटियंस जो है, इन्होंने दिल्ली का नक्शा बनाया है ना। और 1927 में दिल्ली का नाम क्या पड़ गया? नई दिल्ली पड़ गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दिल्ली दरबार से रिलेटेड पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां पर 1913 का है गदर पार्टी। क्या है? गदर पार्टी का गठन किसने किया? लाला हरदयाल ने। कहां पर किया? सैन फ्रांसिस्को में किया। इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। 1913, फिर 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1915 में गांधी जी भारत आए, है ना।
गांधी जी जब भारत आए, कब आए? 9 जनवरी को आए। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता है। ये भर्ती कराना शुरू किए 1916 में लखनऊ पैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, लखनऊ पैक्ट भी पढ़ेंगे। उसी के साथ होम रूल जो लीग की स्थापना हुई वो भी हम पढ़ेंगे। 1917 में फिर क्या होगा? फिर जो है एनी बेसेंट जी बनेंगी जो है अध्यक्ष कांग्रेस की। तो ये सारी घटनाएं हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, तो आगे का क्रम हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तीसरी क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।